हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ज़ेप्टो की। तो वही खबर निकल के आ रही जिसकी उम्मीद थी। ज़ेप्टो स्केल डाउन कर रहा है। ज़ेप्टो ने अपने कैफे वाले बिजनेस की वॉल्यूम 50% तक घटा दी है। 44 स्टोर्स को बंद किया गया है। 1,20,000 से 1,30,000 के बीच में डेली वॉल्यूम हुआ करती थी ऑर्डर की, जिसको 65,000 के आसपास ले जाया गया है। कहा जा रहा है सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे थे, वर्कर मैनेजमेंट में इश्यूज आ रहे थे। बेसिकली एम्प्लॉयज आते ही नहीं थे, छुट्टियां ज्यादा मारते थे, प्लस राइट लोग नहीं मिल पा रहे थे, इस चक्कर में बिजनेस को स्केल कर पाए। इसके अलावा जैसे स्केल कर रहे थे तो क्वालिटी और स्पीड दोनों साथ में मेंटेन नहीं हो पा रही थी, इसलिए अभी के टाइम पे इसको स्केल डाउन किया गया है। बाकी अभी पैसा भी रेस कर रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी खबरें भी निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं ये स्केल डाउन ये हर मामले में होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भागेगी, अपने बर्न को कम करेंगे। पहले इनका 250 से 300 करोड़ के बीच का मंथली बर्न हुआ करता था, जिसको घटा के 95 करोड़ के ऊपर लेके आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले इनका प्लान था जो ज़ेप्टो कैफे बनाया है उसकी कैफेज बनाई जाएगी, स्टैंड अलोन स्टोर बनाया जाएगा, उसको भी फिलहाल के लिए स्टॉप कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम स्नैपडील की बात करके चले तो वो भी अपना आईपीओ निकाल रहे हैं। 500 करोड़ का आईपीओ होगा, कहा जा रहा है अगस्त के महीने के अंदर ये देखने को मिलेगा। इनका ऐसा कहना है कि भाई ज्यादातर जो इनके ऑर्डर्स आते हैं वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आते हैं, क्योंकि भाई मैंने तो कभी सुना ही नहीं, मतलब पता नहीं सदियों पहले मैंने कभी ऑर्डर किया था इनके साथ में, उसके बाद तो भाई कभी ऑर्डर ही नहीं किया जिंदगी में, ना मैंने किसी जान पहचान वाले को कभी ऑर्डर करते हुए देखा। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से अगर कोई कोई देख रहा है तो बताओ, वहां पे मीशो चलता है या स्नैपडील चलता है? मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती स्नैपडील के साथ में। नाम बरकरार है बट बिजनेस कहाँ है मुझे नहीं पता। जो स्नैपडील की पेरेंट कंपनी है उनके पास में एक तो स्नैपडील हो गया, साथ में यूनिकॉमर्स है, साथ में स्टेलेरो ब्रांड है। अब आइडिया ये है जो पैसा रेस किया जाएगा इससे स्नैपडील के बिजनेस के ऑपरेशंस को और ज्यादा बेहतर किया जाएगा। ऑफर और सेल नहीं है भाई, सारा का सारा पैसा रेस किया जा रहा है, कंपनी में ही डाला जाएगा। बेसिकली सिर्फ आईपीओ ही निकाला जा रहा है। अगर हम जस्ट डायल की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 13% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। Q1 के अंदर 160 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। इनकी जो एक्टिव लिस्टिंग है वो भी 10.6% बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं अच्छी स्टोरी दिखाई दे रही है जस्ट डायल की। इसके अलावा अगर हम नॉट की बात करके चले, जो कि 60 मिनट फैशन स्टार्टअप है, उन्होंने $3 मिलियन रेस करे हैं और 2025 की स्टार्ट हुई कंपनी है। ट्राई एंड बाय वाला ऑफर निकालते हैं। इनके जो ऐप है उसके अंदर भी एक एआई वाला फीचर है जहां पर आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई ऑन वाला फीचर। साथ में डोर स्टेप पे भी ये ट्रायल देते हैं और इंस्टेंट रिटर्न कर लेते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। और भाई ठीक है, ये वाली इंडस्ट्री भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पर मुझे पर्सनली समझ में नहीं आ रही है कि इंस्टेंट कपड़ों की क्या जरूरत पड़ जाती है लोगों को। इंस्टेंट ओहो अभी चाहिए, अभी जाना, अभी के लिए अभी चाहिए। पता नहीं भाई, शायद मैं लड़का हूँ, लड़के थोड़े प्लान्ड होते हैं, हो सकता है शायद ऐसा। क्योंकि जीरो की बात करके चले जो उनके कॉम्पिटिटर है, उन्होंने $4.5 मिलियन का सीड राउंड रेस किया था। स्लीक की बात करके चले तो उन्होंने $10 मिलियन की फंडिंग रेस करी है। मिंत्रा वाले भी इसी कैटेगरी के अंदर घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस तो होगा जो घुस रहे। जैसे क्विक कॉमर्स आया था उस टाइम पे मुझे पर्सनली समझ में नहीं आया था क्विक कॉमर्स, कि भाई कोई क्यों लेगा, घर के आसपास दुकान पे जब मिल जाता है, मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं, मुझे ₹10 की आइटम नहीं बनानी, अगर मंगा भी लूंगा तो भाई बिजनेस नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। बट कहीं ना कहीं क्विक कॉमर्स में बिजनेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली क्या पता फैशन में भी कुछ बनता हुआ दिखाई दे। जो आरटीओज है वो कम होते चले जाए इसके चक्कर में, क्योंकि एकदम ट्राई ऑन होगा ना, सीधा जाओ और देखो आपको पसंद आ रहा है वापसी करा लो। तो जो फ्रॉड वाले सीन होते हैं, लोग मंगाते हैं कपड़े, पहनते हैं, उसके बाद में वापसी कराते हैं, वो सारी चीजें रुक जाएगी। ऑल्दो नंबर थोड़ा कम ही होगा। बाकी अगर मैं ट्रू मैट्स की बात करके चलूं तो $20 मिलियन इन्होंने रेज करे हैं $410 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अब ये करते क्या है, आपको अपनी प्रिस्क्रिप्शन दे रही है, कोई आपको ऑल्टरनेट मेडिसिन देंगे, सस्ते रेट में आपको बंदे से कनेक्ट करा देंगे, आपको सस्ते में दवाइयां मिल जाएगी। तो आइडिया तो अच्छा है पर लॉस में है अभी भी। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका रेवेन्यू 315 करोड़ पे जाता हुआ दिखाई दिया, डबल हुआ है, बट इनके लॉसेस 61 करोड़ पे है। 9% रिडक्शन तो है बट फिर भी 61 करोड़ पे है। फार्म इजी की बात करके चले तो उनका रेवेन्यू 5664 करोड़ पे था। टाटा के 1mg की बात करके चले तो 1964 करोड़ के ऊपर था। तो देखा जाए ये स्टार्ट हो रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, लेट्स सी। बाकी अगर मैं टेवासेक की बात करके चलूं तो वो $3 से $4 बिलियन इंडिया के अंदर पंप कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। इन्होंने 3 साल के अंदर $10 बिलियन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें $6 बिलियन अभी तक कर दिए। तो थोड़ा और पैसा इंडिया में आता हुआ दिखाई देगा। स्पेसिफिकली कैटेगरीज की बात करके चले तो डिजिटलाइजेशन, एआई, फूड टेक, कंजम्पशन, सस्टेनेबल लिविंग, इंडस्ट्रियल, इन सारी चीजों के ऊपर इनका फोकस रहने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फंडिंग रेज करने के लिए तो भाई
कंपनी है, अप्रोच कर सकते हो। 1 साल के अंदर $3 बिलियन इनके पास हो गए इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी बीट कार्ट की बात करके चले तो उन्होंने अपना ऑपरेशन शट डाउन कर दिया है। ये एक यूज्ड टू व्हीलर की मार्केट प्लेस थी और इन्होंने बंद कर दिया है। कस्टमर्स बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि कस्टमर्स ने इनके कुछ प्लान्स ले रखे थे। यूएसपी ये होती है ना इन सारी सर्विसेज की, भाई आप इनसे अगर गाड़ी लोगे तो आपको वारंटी टाइप्स वाली चीज़ें मिलती है। तो भाई जिन्होंने लिया उनके साथ क्या होगा, ये सवाल है। कंप्लेंट्स कस्टमर्स की बढ़नी शुरू हो गई थी पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इन्होंने जो गाड़ियों के अंदर रिफर्बिश की क्वालिटी होती है उसको घटा दिया था। इसकी वजह से कस्टमर बहुत परेशान थे और इनका मार्केट शेयर कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इन्होंने क्या किया, भाई एम्प्लॉयज को निकालते हैं, चलो अपने खर्चों को कम करते हैं, तो उसी टाइप की कोशिश करी गई पर बिजनेस बच नहीं पाया। 5 महीने पहले ही इन्होंने अपने 130 एम्प्लॉयज को निकाला था। 11 में से 6 स्टोर्स बंद कर दिए थे, बट फिर भी बिजनेस बनता हुआ नहीं दिखाई दिया। देखो मैं आपको एक ट्रेंड बता देता हूँ। जब कोई स्टार्टअप डूबने वाली हो तो क्या माहौल क्रिएट होता है, समझा देता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे सैलरी डिले होनी शुरू होगी। कुछ बेसिक आइडियाज तो आपको रखने हैं कि आपके पास काम होना चाहिए, एक्चुअल काम होना चाहिए, जबरदस्ती काम नहीं होना चाहिए। एक्चुअल काम अगर आपको दिया जा रहा है तो कंपनी के पास में क्लाइंट्स आ रहे हैं, बिजनेस बन रहा है तो ठीक है। अगर आप ऐसी पोजीशन में बैठे हो जहां पे आप रेवेन्यू वगैरह देख सकते हो कंपनी का, तो बहुत अच्छा है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कंपनी फंडेड है और कंपनी लॉस कर रही है बहुत ज्यादा, तो लास्ट फंडिंग राउंड कब हुआ था, कितने रुपए का हुआ था, इसको हमेशा रखा करो। और कहीं ना कहीं जब कंपनी में क्रंच आते हैं तो खर्चे कम होने शुरू हो जाते हैं कि भाई छोटे छोटे खर्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि ये नहीं दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस कम कर दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया नहीं जाता, रीइंबर्समेंट्स कैंसिल होने लग जाते हैं, ऐसी चीजें होती है। इसके साथ में सैलरी डिले होनी शुरू होती है। जहाँ पहले 1 तारीख को आती है वो 6, 7, 10 तारीख होनी शुरू हो जाती है, धीरे-धीरे डिले होती है। और बोनसेस वगैरह होते हैं तो वो नहीं मिलते हैं, बोनसेस में कट आना शुरू होता है, कंपनी फायरिंग करनी शुरू करती है धीरे-धीरे करके। तो जब ये वाला माहौल क्रिएट हो रहा होता है मतलब कंपनी एक नेगेटिव टर्म की तरफ जा रही है। अब आपकी मर्जी है कि कंपनी के साथ जुड़े रहना है कि भाई मेरे को लगता है कंपनी दम है, मेरे को सपोर्ट किया था, मैं भी इसको सपोर्ट करूँगा। तो जुड़े रहो, कंपनी कल को उठेगी तो आपको भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। बट अगर आपको लगता है कि भाई नुकसान हो सकता है तो इट्स बेटर रुक जाओ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि हैंड टू माउथ है, मतलब पैसे सेविंग वेविंग कुछ नहीं है, क्रेडिट कार्ड की जिंदगी जी रहे हैं। मतलब इस महीने की सैलरी आएगी तो पिछले महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया जाएगा, ऐसा हाल चल रहा है। तो उन लोगों की अगर सैलरी डिले हो जाए ना, उनके लिए हाल बहुत बुरा है। तो अगर आपको लग रहा है कॉन्स्टेंटली सैलरी डिले हो रही है, कर करके 1 महीने तक डिले होने लगती है सैलरी और कहा गया कि भाई अभी कुछ फंड का इशू आ गया है, अगले महीने फंड दे देंगे, तो मतलब ये समझ लो अब आपको स्विच करने का टाइम आ गया है। ये हार्ड टाइम है। और अगर आपको लगता है कि भाई कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंपनी का सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो टिक सकते हो। मैं आपको एक ट्रेंड बता रहा हूँ कैसे होता है। बाकी फायरिंग की बात करके चले तो फायरिंग अब एक नया सिस्टम भी बनता हुआ दिखाई देगा एआई के आने के बाद में, क्योंकि एआई की वजह से बहुत सारे प्रोसेस ऑटोमेट हो रहे हैं, सिस्टम्स आसान हो रहे हैं, जिसके चक्कर में कंपनी आराम से कॉस्ट कटिंग कर सकती है लोगों को निकाल के। अगर आप एचसीएल टेक की बात करके चले तो वो अपने हेड काउंट को कम करने का प्लान कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। और रीजन यही है, ये जो एआई टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं और ऐसा हो रहा है। ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना दिखाई दे रहा है जहां पर अब फायरिंग एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले कंसोलिडेशन एक वर्ड हुआ करता था, अब रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हुआ, अब ये एआई के चक्कर में भाई हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं, ये वाला ट्रेंड शुरू हो। बाकी सीधी सी बात यही है कि इकोनॉमी का बैंड बज रहा है। अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो $90 बिलियन का एआई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट करी है उन्होंने। मतलब इतना सारा पैसा यूएस के अंदर आ रहा है एआई डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि एक बढ़िया चीज है। बाकी अगर यूएस के इन्फ्लेशन की बात करके चले तो 2.7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया जून के महीने के अंदर। मई के महीने पे 2.4% था। तो बेसिकली राइज आ रहे हैं इन्फ्लेशन के अंदर, छोटा राइज है पर बहुत बड़ा राइज है। और ये ट्रेंड है, अभी तो मतलब टैरिफ तो शुरू ही नहीं हुए। अभी जब ग्लोबल टैरिफ लगेगी, सब कुछ लगेगा ना, तो यूएस की इकोनॉमी का बैंड बजेगा। अगर ये डोनाल्ड ट्रम्प अड़े रहे, जैसे उनकी नस खींची हुई है वैसी रहे ना, तो पूरी इकोनॉमी का बैंड बजेगा, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया में आएगा, सब पे आएगा बेसिकली। बाकी Xiaomi की बात करके चले तो 3 लाख गाड़ियां बेच दी पहले 15 महीने के अंदर। मजे की बात यह है 230 दिन के अंदर पहली 1 लाख गाड़ियां बेची थी और 232 दिन के अंदर 2 लाख गाड़ियां बेच दी। मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं और दबा के गाड़ियां बेची जा रही है। भाई एमआई वही कंपनी है जिन्होंने आके तबाही कर दी थी फोन वाली मार्केट के अंदर। एक टाइम था जब मोबाइल फोन के अंदर सब बड़े प्लेयर्स चल रहे थे, अचानक एमआई आया और पूरी मार्केट सेगमेंट तबाही करके रख दी थी।
और आज ये गाड़ी के अंदर भी वही चीज करता हुआ दिखाई दे रहा है, और सेमी प्रीमियम कैटेगरी के अंदर है। एकदम जैसे एमआई माना जाता था एकदम सस्ते सस्ते के अंदर चले गए, वैसा नहीं है। बाकी एप्पल वालों ने एमपी मटेरियल्स के अंदर इन्वेस्ट किए हैं $500 मिलियन, जो कि रेयर अर्थ मेटल कंपनी है, यूएस बेस्ड है, ताकि जो भी रेयर अर्थ मेटल की उनको रिक्वायरमेंट होगी वो यूएस से ही सोर्स हो। और सबसे बड़ी बात यह है, आईफोन 11 के बाद से जितने भी रेयर अर्थ मेटल का यूज हो रहा है वो सारे के सारे रिसाइकिल यूज कर रहा है एप्पल। एप्पल ऐसा कहता है, मतलब जो स्पीकर बनाने के लिए मैग्नेट्स वगैरह चाहिए होती है ना, वो पुराने फोनों से निकाली जा रही है, नई नहीं है। बाकी थिंकिंग मशीन लैब्स की बात करके चले तो $2 बिलियन रेज किया इन्होंने $12 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। तो भाई ये भी बहुत तेजी से स्केल कर रहे हैं। ओपन एआई के ही टीम से निकले हुए बंदे हैं। अगर आप देखोगे ना, ओपन एआई बढ़ रहा है, बट ओपन एआई से बंदे निकल के भी बढ़ रहे हैं, अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं। और कुछ कुछ लोग तो भाई हायर हो रहे हैं कुछ और कंपनीज के अंदर। आप हमारी टेक न्यूज देखना, उसके अंदर मैं सारी बातें बताता हूँ। मार्क जकरबर्ग ना $200 मिलियन दे रहे हैं एक बंदे को, $200 मिलियन। एप्पल के अंदर वो काम करते थे और उनको हायर कर लिया, इनको से 3 गुना ज्यादा सैलरी दी जा रही है। अब सोचो क्या चल रहा है। अब ये थिंकिंग मशीन लैब्स वाले क्या करेंगे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। बस ये पता है कि ट्रेनिंग के ऊपर काम करने वाले हैं, नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग करेंगे, क्या करेंगे, ओपन सोर्स मॉडल निकालेंगे, क्लोज सोर्स निकालेंगे, ये अभी क्लैरिटी नहीं है। बाकी इंडियंस की बात करके चले तो 7,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने लूज किया है ऑनलाइन स्कैम से, सिर्फ 2025 के अंदर, 5 महीने के अंदर। दिस इज नॉट राइट। मतलब कैसे स्कैम हो रहे हैं, कैसे काटा जा रहा है लोगों का। पहली बात तो जो लोग कर रहे हैं उनको भाई हाई लगेगी, उनके लिए तो गलत है ही। प्लस मुझे लगता है आज इतनी सारी चीजें आ गई है, कैंपेन भी चल रहे हैं। अमिताभ बच्चन भी फोन के अंदर आके बहुत ज्यादा बोलते थे, कहीं ना कहीं उनकी वो बात सुनने के चक्कर में बार बार सुन सुन के ना बंदा पक गया था। बट फिर भी मुझे लगता है इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए यार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सेविंग जा रही है, जिनके पास बहुत पैसा है ना, उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कुछ 10-20 हजार रुपए चले भी गए। पर कई लोगों के पास ना होता नहीं है पैसा और चले जाते हैं ना, सोचो कितना बुरा हाल होता हो। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहता हूँ ये जितनी भी मोबाइल कंपनीज है ना, इनको कुछ करना चाहिए। आज ना मॉडर्न फोन्स के अंदर तो एटलीस्ट कर ही सकते हो आप कि अगर एआई जनरेटेड वीडियो आ रही है या ऑडियो आ रही है तो अपने आप वो ट्रैक कर दे और बता दे कि भाई ये एआई जनरेटेड है, और वो बता दे, सामने रिफ्लेक्ट हो जाए। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें तो करी जा ही सकती है ना। अगर स्पैमिंग की कॉल आ रही है तो जैसे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कहा था कि हर एक नंबर के साथ में आधार लिंक होगा, सब कुछ होगा वगैरह वगैरह, और आधार का नंबर नाम ही लिखा हुआ आएगा, तो वही आना शुरू हो जाए तो हमारे लिए बेटर रहेगा। कंपनी के नंबर से ही डायरेक्टली कॉल आएगी तो कंपनी का नाम लिखा हुआ आएगा, और किसी राजू चाचा की आएगी तो राजू चाचा लिखा हुआ आएगा बकायदा। ये वाली चीजें जल्दी अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। प्लान तो करती है गवर्नमेंट, ये कर देगी वो कर देगा, पर होता एग्जीक्यूट नहीं है। बाकी प्रॉपर्टी प्राइसेस की बात करके चले तो एयरपोर्ट के आसपास 118% जंप देखने को मिला है 4 साल के अंदर। चाहे हम रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर ले, फ्लैट्स की बात कर ले, अलग अलग सिटीज की बात कर ले, हर जगह पे ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। रीजन बता देता हूँ। देखो, अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको अलग अलग सिटीज में ट्रैवल करना पड़ता है, तो एयरपोर्ट के पास की जगह एक अच्छी सूटेबल जगह बनती है, क्योंकि आप आराम से फ्लाइट पकड़ सकते हो, आराम से आप किसी और सिटी में जा सकते हो, और आराम से आप आ सकते हो। आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। प्लस एक जमाना होता था जब एयरपोर्ट के पास की जो लोकेलिटी होती थी वो थोड़ी सस्ती हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं आप उसको भी कैपिटलाइज कर पाते थे। बट अब तो भाई मैं कह रहा हूँ एयरपोर्ट के पास तो दबा के राइज आ रहा है हर जगह पे। चाहे आप दिल्ली या एनसीआर के अंदर नोएडा की बात कर लो। बाकी आरबीआई वालों ने बोला है कि फॉरेन बैंक्स को अब 26% तक इंडियन बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। अभी के टाइम पे जापान का जो एसएमबीसी बैंक है वो 20% स्टेक लेना चाहता है येस बैंक में। रेगुलेटरी अप्रूवल का बस वेट था, अब ये अनाउंसमेंट से लग रहा है कि हो जाएगी डील फाइनल। ठीक है, और इसी चक्कर में जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो भागते हुए दिखाई दिए पीएसयूज वाले, क्योंकि ये एक बढ़िया ट्रेंड दिखाई देगा जहां पर पीएसयू बैंक्स के अंदर प्राइवेट इक्विटी आएगी, फंड्स आएंगे। बाकी कैश तो वही है ना कि प्राइवेट इक्विटी आएगी, उसकी वजह से गवर्नमेंट के विजन्स खराब ना हो जाए। देखो कहानी क्या होती है, जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं वो गवर्नमेंट की इकोनॉमी के नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है भाई, महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा रोको, तो बैंक्स लोन देना कम कर देंगे। गवर्नमेंट कहती है कि भाई इस टाइम पे जीडीपी लो है, चलो लोन बांटो ताकि लोगों के पास पैसा है, लोग खर्चा करें।
तो ये वाली प्रैक्टिसेस जो है ये पीएसयू से आराम से हो पाती है गवर्नमेंट के लिए, बट प्राइवेट इक्विटी आएगी तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी सोचेंगे। बाकी इंडियन मार्केट कल देखा जाए तो फ्लैट ही दिखाई दी है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ही रही है। अब जल्दी ही फेड रेट की कट की अनाउंसमेंट हो सकती है, क्या होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी का बैंड बज रहा है। और फेड कैसे उसको ट्रीट करेगा ये एक सवाल है, ठीक है। और उसका क्या ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक सवाल है। इस चक्कर में मार्केट थोड़ी स्टेबल ही है अभी। बाकी आप देख लो कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।